किसी ने आज तक तो ये कहा ही नहीं है कि किसी भी अपराधी को अपने को बचाव करने का हक नहीं है, या अगर उसके पास बचाव का वकील नहीं है तो सरकार जो है उसको वकील नहीं देगी। मुलजिम को, अपराधी मैं कहता हूं ना, अपराधी के बाद उसका गुनाह साध्य हो जाता है तो वो सजा याफ्ता हो जाता है। प्रश्न नैतिकता का है, प्रश्न राष्ट्रीयता का है, प्रश्न देशभक्ति का है। आप आतंकवाद को देशभक्ति के साथ जोड़ेंगे क्या, या देशद्रोह के साथ जोड़ेंगे? जो दहशतगर्दी इस देश में फैलाना चाहता है वो देशद्रोह है या देशभक्त है? और जो देशद्रोह का जिसके ऊपर इल्जाम हो उसका समर्थन देशभक्ति है? देशद्रोह का ये परिभाषा, देशद्रोह के इल्जाम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पहले पूरा तर्क सुन लें जी। सुधांशु मित्तल जी, सवाल ये है कि अभी तो मामला चूंकि अभी प्रोसेस में है, जांच चल रही है, तो फिर साबित होने दीजिए ना। आप तो पहले ही देशद्रोही का ठप्पा लगा दे रहे हैं, तो यह भी तो सही नहीं है ना। मेरा आपने पूरा तर्क नहीं सुना, मेरा तर्क सुन ले एक बार, फिर जो आप कहेंगे उसका जवाब देता हूं। तर्क जो होता है नैतिकता का तर्क होता है, तर्क जो होता है अपनी भावनाओं का तर्क होता है, तर्क होता है अपने उत्तरदायित्व का तर्क होता है। आपका उत्तरदायित्व देशभक्ति के साथ रहेगा या उन लोगों के साथ रहेगा जो देशद्रोह का जिन पे इल्जाम है? मैं नहीं कहता हूं कि जब तक सजा नहीं मिल जाए, सजा याफ्ता ना हो जाए, तब तक उनके ऊपर जो इल्जाम है वो सही माना जाएगा। लेकिन जिनके ऊपर इतना गंभीर इल्जाम हो देशद्रोह का, देश के खिलाफ दहशतगर्दी करने का, नहीं, अगर इल्जाम की बात कर ली जाए, इल्जाम की अगर बात कर ली जाए तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इसी जुमरे में आएंगी। साध्वी प्रज्ञा का अब क्योंकि जो है जी उनके खिलाफ इल्जाम वापस हुए, तब लोगों ने उनका समर्थन दिया है। जी। यहाँ पे राज्य सरकार ने, आपने देखा होगा एटीएस का जो आचरण था, जब तक एटीएस का होता रहा तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये आवाज उठी जब सुप्रीम कोर्ट ने एटीएस से हटा के इसको एनआईए को जो है आप भी इस बात को, एटीएस का आचरण जो था उसमें जो है कमियां थी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। थोड़ा समय इस पक्ष का के सामने अपना रख दूं ना। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो बीजेपी है वो मुकम्मल तौर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फेवर करती रही है, उसका रुख नरम रहा है। मेरे आपने पूरा तर्क नहीं सुना, पहले मेरा एक तर्क मेरा देखिए क्या आप हो रहा है। तर्क उसके बाद फिर गुलजार आजमी के पास चलेंगे। पहले तर्क सुन ले जी, उसके बाद जो आपके प्रश्न आएंगे ना तो उसके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं उसका तर्क नहीं सुन रहे आप। मेरा कृपा करके मेरा कथनी का तर्क समझिए। देखिए, जो स्वयंभू नेता मुस्लिम समाज के बने हुए हैं, उनके आचरण से समाज पे एक प्रभाव पड़ता है। आज एक प्रयत्न होता है इस समाज को कटघरे में खड़ा करने का, कि दहशतगर्दी, जिहाद के नाम पर आतंकवाद इसके समर्थन में है या इसके समर्थन में नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मुस्लिम समाज आतंकवाद और जिहाद को एक आतंकवाद के उससे नहीं देखता है, दृष्टिकोण से नहीं देखता है। लेकिन ये जो स्वयंभू नेता बने हुए हैं, ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसमें देखिए, इस समाज के बुद्धिजीवी, इस समाज के जो धार्मिक आला हैं, उन सबका एक उत्तरदायित्व है। उनको ओवैसी जैसे लोगों से अपने को दूर करना चाहिए। ये तमाम बातें सुधांशु मित्तल जी, ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, क्या ये तमाम बातें बीजेपी पर लायक नहीं होती? मुसलमान हो चाहे हिंदू दहशतगर्दी के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। ये तमाम बातें बीजेपी पर लायक नहीं होती। ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, चाहे पहले खड़े हो चुके हैं। ठीक है, गुलजार आजमी हैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल जी, मैं तो आपको ये वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे गुलजार आजमी के पास चलते हैं। ठीक है, गुलजार आजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलजार आजमी जी, क्या कहेंगे? ये जो पूरा मामला सामने आया है और असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो बातें कही जा रही है, बीजेपी के जो मरकजी वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी के जरिए आईएस को ऑक्सीजन मिलता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो क्या इसका पूरे तरीके से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बेगुनाह मुसलमानों जी
के मुकदमे की पैरवी का सवाल है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमारी हुकूमत ने अजमल कस्साब को लीगल एड दी थी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी जो थी वो फिरका पर दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन अगर इसको सियासी माहौल में न ले जाते जी असदुद्दीन अवैसी साहब तो बहुत अच्छा होता। मुसलमानों की तंजीम जमीयत उलमा हिंद 2007 से इन बेगुनाह मुसलमानों के मुकदमात को देख रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसे कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन कभी ऐसा सवाल नहीं उठा कि इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए, दहशतगर्दी के को बढ़ावा देने की नजर से देखा। बिल्कुल इसी सवाल का जवाब अवैसी का इस मैदान में कूदना, इसी सवाल का जवाब सुधांशु मित्तल जी से ले लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद की अगर बात कर ली जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर उसका एक सेल है जो कि मुस्लिम जो नौजवान होते हैं जो कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होते हैं वो उनको कानूनी इमदाद फराहम करती है। उसके ताल्लुक से तो बीजेपी का ये रुख नहीं है या फिर कांग्रेस किसी भी पार्टी का ये रुख नहीं है। ये जब असदुद्दीन ओवैसी की बात आ जाती है तो फिर इतना लहजा तल्ख क्यों हो जाता है आप लोगों का? सुधांशु मित्तल जी। मेरा तो अभी जो इन्होंने कहा उसी से इत्तेफाक नहीं है बात से। इन्होंने कहा निर्दोष युवक, अभी से इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया दहशतगर्दों को कि वो जो है वो निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। जहां मानसिकता में हर दहशतगर्द को निर्दोष लेके चलने की मानसिकता हो तो सर अभी तो आपने भी तो दे दिया था कुछ देर पहले कि वो दहशतगर्द है। भाग्य चीज है, आप वो तो अदालत को तय करने दीजिए। मैंने तो कहा क्योंकि उन पे इल्जाम है ना। हाँ, उनको गिरफ्तार करा गया एक इल्जाम लगने से सर, इल्जाम इतना गंभीर इल्जाम लगाया वो इल्जाम लगने से अपराधी नहीं होता, मुजरिम नहीं हो जाता है। कैसे नहीं बता, जिस पे इल्जाम है एक है शक के दायरे में, एक है सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करा जाए तो उसको निर्दोष करार करके ये करना चाहे तो जरूर कर दे। इससे सुधांशु मित्तल जी, जब भी पुलिस ने गिरफ्तारियां की है तो उसके पास पूरे सबूत रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे मामले में मुस्लिम जो नौजवान है वो बिल्कुल पाक साफ बाहर आए हैं और अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। इस बात से भी इनकार आप नहीं कर सकते। और क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि जिनको गिरफ्तार करा गया उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको सजा भी दी गई है? क्या आप इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे भी हैं? इसी वजह से कहा जा रहा है कि अदलत पर ये तमाम चीजें छोड़ दी जाए कि अदालत फैसला करेगी। उसके बाद उनको मौत की भी सजा हुई है। हाँ। तो आप कुतर कर रहे हैं, आप यहां वही कह रहा हूं, तो आप इस समय कुतर कर रहे हैं और आप उनको निर्दोष कह के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम समाज का इस समय देश में शोषण हो रहा है दहशतगर्दी को लेकर। सर ये फिर दो तरह की बातें सामने आती हैं। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात आती है तो वहां पर तो फैसला बीजेपी कर देती है, और जब मुस्लिमों की बात आती है तो फिर अदालत के ऊपर फैसला छोड़ने की बात की जाती है। एक मिनट, मैं गुलजार आजमी साहब के पास चलता हूँ। गुलजार, आप एक एंकर हैं, आपको ये कहने का हक नहीं है। गुलजार आजमी साहब के पास चलता हूं। गुलजार आजमी साहब, आप एंकर हैं। गुलजार आजमी साहब के पास चलता हूं। उसका सही आता है, आप यहां गलत बात करते हैं और भड़काने वाली बात करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है वो सबको पता है। बीजेपी के लोगों को गलत तर्क देना आता है। अच्छा, गुलजार आजमी जी, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप यहाँ पे? गुलजार आजमी जी क्या कहेंगे? कौन सा बयान दिया बीजेपी ने? अरे आप बताइए ना, कौन सा बयान दिया बीजेपी ने? चलिए इसी खबर पर लौट कर आ रहे हैं। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। सुधांशु मित्तल जी, ठीक है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहीं से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे, हम एक आखिरी मुद्दा, एनआईए कहती है कि ये आरोपी है, तो एनआईए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये देश कानून के हिसाब से चलता है, वो लड़कों को भी कानून। सुधांशु मित्तल जी, ठीक है। सुधांशु मित्तल जी, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कंप्लीट क्यों नहीं होने दिया जाता? उससे पहले ही जो है वो फैसले कर दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से। इरफान जी, पहली बात तो मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था, आपने कहा कि भाजपा जो है साध्वी प्रज्ञा के लिए खड़ी हो गई थी, कब हुई थी, क्या बयान था, ये तो आपने बताया नहीं। और आप जो है संचालक हैं इस कार्यक्रम के, आप वक्ता नहीं है इस कार्यक्रम में।
इसलिए आपको जो है किसी भी पार्टी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैं बीच में नहीं बोलता, मैं थोड़ा बीच में नहीं बोलता, मुझे मेरी बात सिक्योरिटी एडवाइजर थे, मुझे मेरी बात रखने देंगे। आडवाणी जी खुद जाकर मिले थे। अगर मुझे मेरी बात रखने का हक नहीं है तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? जी बोलिए। जी मोहम्मद साहब, थोड़ा आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी तहजीब से हम लोग चलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, चलिए। आप अपनी बात रखते हैं, मैं सुनता हूं। मेरी बात जब रखी जाए तो आपको सुनना चाहिए। बोलिए। ठीक है, प्रश्न यह है कि दहशतगर्दी निर्भया का केस हुआ दिल्ली के अंदर, एक मासूम लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, वहां पे क्या समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा? समाज ने उस आदमी का बहिष्कार करा। हाँ, उसका कानूनी हक है अपने को, जो दरिंदे थे उनको कानूनी हक था अपने को बचाव करने का, उनको राज्य सरकार ने वकील दिलवाया। मैं वकीली पेशे को इसमें नहीं कह रहा हूं कि उनको किसी का बचाव करने का हक नहीं है, जरूर करें, वकील करें, ये उनका काम है। लेकिन समाज के उत्तरदायी जो वो व्यक्ति जिनके ऊपर समाज ने एक उत्तरदायी दे रखा है नेतृत्व का, उनको तो इसमें सोचना पड़ेगा ना कि उनको किसका साथ देना है। जैसे मैंने निर्भया का कहा, क्या कोई जना निर्भया वाले कांड के अंदर इसलिए उन अभियुक्तों के साथ हो सकता था क्योंकि जब तक उनको सजा न हो जाए तब तक वो निर्दोष है? नहीं हो सकता था, क्योंकि अपराध इस तरह का था, जघन्य अपराध था। समाज का नेतृत्व जो करते हैं उनके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है कि किसका साथ देंगे, किसका साथ नहीं देंगे, किस नैतिकता के साथ चलेंगे, किस देशभक्ति के साथ चलेंगे, या देश के खिलाफ जो जंग कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, वो चूंकि मामला दूसरा था, वो बिल्कुल जाहिर हो चुका था कि जो वो बिल्कुल जाहिर, अगरचे उसे मुलजिम ही करार दिया गया, जब तक अदालत का फैसला ना आए उसे मुलजिम ही कहा जाता है, लेकिन ये साबित हो चुका था कि हाँ, उस शख्स ने इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। तो खैर, वो समाज की बात, वो वहां पर वो अलग है, और ये मामला जो है वो अलग है। इरफान साहब, कैसे साबित हो गया था? वो कैसे साबित हो गया था और ये कैसे साबित मैंने ये कहा कि अदालत के फैसले से, आपका कमाल है, अदालत का फैसला सुनाने से पहले ही। इरफान साहब सुनिए, आप अपने बाइसेस को लेके नहीं करिए। इरफान साहब, आप अपने बाइसेस के लेके कुछ भी तर्क नहीं, कुछ ना बोलिए, आप प्रमाणों के आधार पर बोला करिए। उस केस में क्या तय हो गया था और इस केस में क्या तय नहीं हुआ था? सुधांशु मित्तल जी, वो जघन्य अपराध था और इस तरीके के अपराध। आप जो है, आप एक एंकर हैं और एंकर की भूमिका निकालिए, आप एक एक्टिविस्ट की भूमिका नहीं दिखाइए। नहीं, आप हम किसी भी एक्टिविस्ट की भूमिका यहाँ पर नहीं निभा रहे हैं। आपको समझने, देखिए, आपको समझने में गलतफहमी हो रही है। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या सिद्ध नहीं हुआ है? हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, बस बात इतनी सी है। कर रहे हैं बात, वो आपको लग रहा होगा सर। आप उल्टे सीधे बेबुनियादी तर्क करके ऐसी बातें कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सुनिए, हम दो चीजें कर रहे हैं कि एक अपराध है और एक अपराध पर सियासत है। अपराध पर सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। गुलजार आजमी जी, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि आप तो वही कर रहे हैं जी। आप अगर कह रहे हैं कि निर्भया केस में सिद्ध हो गया था और इस केस में सिद्ध नहीं हुआ, नहीं, सिद्ध की बात नहीं हो रही है। अदालत ने सिद्ध किया था, अदालत के फैसले के बाद सिद्ध हुआ था। उसने तफ्तीश करी। सुन लीजिए, निर्भया केस में अदालत ने नहीं करा था, अदालत में बहुत बाद में आया। चलिए, ठीक है, कह रहा हूं कि जब वो गिरफ्तार हुए, यही बात तो सुधांशु मित्तल जी, यही बात तो हो रही है कि यहाँ भी तमाम चीजें बहिष्कार करा, बिल्कुल बहिष्कार करा, बिल्कुल सुधांशु मित्तल जी, यही बातें यहाँ पर हो रही है कि अदालत को ही फैसला करने दिया जाए, इससे पहले हुक्म ना लगाए। का चरित्र पेश कर रहे हैं कि दूसरों को बोलने का मौका ना दिया जाए। जी, कि जब साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया हेमंत करकरे ने, तो उस वक्त एडवाणी साहब गए थे, होम मिनिस्टर से मिले थे और चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और ये कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है वो एक साध्वी है, दहशतगर्द नहीं है। और उस पर इतना दबाव डाला गया हेमंत करकरे पर बीजेपी की तरफ से कि वो पागल होते हो गए थे और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने सही गिरफ्तार किया है ये हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों को। लेकिन बीजेपी जो है उसको सिर्फ मुसलमान दहशतगर्द दिखाई देता है, हिंदू दहशतगर्द नहीं दिखाई देता। और क्लीन चिट की जहां तक बात है, कम से कम झूठ ना बोलिए यहाँ बैठ के, बाकी सब चीजें आपको अपना तर्क रखना है, तर्क सत्यों पे रखिए। संघ पोषित लोग, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, हकीकत, ये हकीकत है कि अडवाणी गए थे। क्या हकीकत है? कौन सी तारीख को गए थे अडवाणी जी मिलने? साध्वी गिरफ्तार, कौन सी तारीख को गए थे? निकालिए, कौन सी तारीख को गए थे?
अब अभी तारीख की बात मत कीजिए, अखबारात देख लीजिए। और हेमंत करकरे पे दबाव डाला गया कि इनको मैंने देख रखा है, तभी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, ठीक है, वो तारीख और डेट और वक्त की बात जो है वो एक अलग मसला हो जाता है। लेकिन ये जो तमाम जो चीजें जो सामने आ रही हैं, बात तो जो शुरू हुई। अब प्रश्न आता है ओवैसी जी का। जी, ओवैसी जी कौन है? ओवैसी जी जो है एक लोकसभा के सदस्य हैं। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है संसद, उसके सदस्य हैं। उस सदस्य से क्या उम्मीद करी जाती है? उस सदस्य से क्या ये उम्मीद करी जाती है कि वह दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो दिखे, या देश के अंदर दहशतगर्द बता दिया और दहशतगर्दों के खिलाफ आपने फिर दहशतगर्द बता दिया? मैं देखिए, मेरी बात अगर बीच में आपको काटना है तो आप लोग बोल रहे थे, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। मैं दहशतगर्द कहूंगा जब तक कि इतने संगीन अपराध में जो आदमी जिसको कि एनआईए अरेस्ट करे, मैं उसको दहशतगर्द कहूंगा। ये मेरे को हक है। ये आपका हक है। मैं उसको नहीं कहूंगा कि एक ये तो अदालत तय करेगी ना कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। ये तो अदालत तय करेगी ना। मुझे हक है ना, मुझे एक आदमी को दहशतगर्द मानने का हक है। अगर मुझे हक है या नहीं है, तो ये आप अदालत से पहले आप ये तय कर लेंगे कौन दहशतगर्द है कौन नहीं। आपको लगता है वो इनोसेंट, आप इनोसेंट मानिए, मुझे लगता है वो दहशतगर्द है, मुझे दहशतगर्द मानने का हक है। क्या गुलजार आजमी जी, गुलजार आजमी जी, क्या अदालत के फैसले से पहले किसी को दहशतगर्द कह देना ये सही है? ये किसी का हक है? गुलजार आजमी, इरफान साहब, मुझे मेरी बात रखने का हक है नहीं है? एक मिनट आ रहा हूं। मैं सबको इतनी देर से सुन रहा हूं, जब मैं बोलने लगता हूं आप बीच में बोल के मुझे मेरी बात ही नहीं रखने देते। ये तो ठीक नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं मिस्टर साहब, आप गलत बात सबसे ज्यादा सुधांशु जी आप ही बोल रहे हैं, दूसरा कोई बोले ही नहीं। उतना ही मानने का हक है जितना आप, हर एक को वही हक है। इनोसेंट मानने का हक है, हर एक को उतना ही हक है जितना आपको। नहीं, यहाँ कोई इनोसेंट नहीं मार रहा है साहब। जब यहाँ कोई इनोसेंट नहीं मान रहा, खड़े दिखते हैं तो मुझे पूर्ण हक है ये कहने का कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं। देश में जिन लोगों को दहशतगर्दी फैलाने का जिन पे संगीन आरोप है, उनके साथ ओवैसी साहब जब खड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है हर एक इंसान को यह हक है कहने का कि ओवैसी साहब गलत कर रहे हैं। ओवैसी साहब देश में सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब दहशतगर्दी से सबसे बड़ी लड़ाई दहशतगर्दी की चल रही है। सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक सांसद को दहशतगर्दी की लड़ाई में देश के साथ खड़ा होना है या इन दहशतगर्दियों के साथ खड़ा होना है? गुलजार आजमी साहब, ये हक है। गुलजार आजमी साहब, वक्त बहुत कम है जी, बोलिए जी। देखिए, ऐसा है कि इनकी निगाह में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित तेज भगत हैं। इनकी निगाहों में ये साध्वी को कहेंगे कि वो दहशतगर्द है, ये कर्नल पुरोहित को कहेंगे कि वो दहशतगर्द है। उस वक्त तो ये कहते हैं कि नहीं, जो भी दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। और जहां मुसलमान उसके धर्म से उसकी दहशतगर्दी नहीं खत्म होती है। असल में बीजेपी दहशतगर्दी की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। चलिए इम्तियाज साहब, आप लोगों ने, आप जैसे कटमुल्लाओं ने और आप जैसे लोगों ने मुस्लिम समाज को बदनाम करा है। आखिरी रिएक्शन लोग उनका ले लेते हैं। समाज के प्रतिनिधित्व दिखाते हैं। सुधांशु मित्तल जी, प्रतिनिधि नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, इम्तियाज साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। आखिरी रिएक्शन जो उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, ये दुख है मुझे कि आप जैसे समाज के ठेकेदार जो है इस मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब आप बोलिए। देखिए, मैं जो बात कह रहा था वही बात को अभी सुधांशु मित्तल ने साबित कर दिया है। हम यही कह रहे हैं कि एनआईए कोई पत्थर की लकीर नहीं है, अदालतें हैं। अगर अदालत किसी को भी दोषी करार देती है, दहशतगर्द करार देती है, जिस तरह से अदालत ने अजमल कसाब को दहशतगर्द करार दिया था तो पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया था। लेकिन वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। हमारा एजेंडा बहुत साफ है कि अदालत के फैसले से पहले किसी को गुनहगार साबित करना भी गलत है और किसी को मासूम करना भी गलत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़